दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स का अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी भूगोल की जो हमने क्लास 6 की शुरू की है, उसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम 3 क्लास और कर चुके हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानचित्र। इसको देखते हैं और आज इसके साथ में एक और है, 2 चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, मानचित्र और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे हैं तो नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मानचित्र। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्या होता है मानचित्र? फिर से देखते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। देखते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक मानचित्र के। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। इसमें देख लेते हैं क्या क्या आता है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों, विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? दूरी, दिशा तथा प्रतीक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं दूरी। जो मानचित्र के 3 घटक हैं उसमें से पहला देखते हैं दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र कैसे पैमाने पर खींचे जाते हैं? छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे तथा तभी संभव हो सकता है ये जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। पैमाना किसे कहते हैं? देखते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है पैमाना? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण देखते हैं। बच्चों को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका क्या तात्पर्य है? कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके मानचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं? मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का सही पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्या है? बड़े क्षेत्रफल और भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम कैसा पैमाने का यूज़ करते हैं? छोटा पैमाना। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि गांव, शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी का मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है।
इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए डायग्राम दिया गया है। हम आगे देखते हैं इसके बारे में। दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उ अक्षर लिखा रहता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। ये 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है चित्र में। वे प्रधान दिक् बिंदु कहे जाते हैं। कौन से? जैसे ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है? प्रधान दिक् बिंदु है। अब इनके माध्यम से हम इनके बीच की दिशा का सही पता लगा सकते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण के बीच की दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे दिक् सूचक क्या है। ये दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् मतलब दिशा, सूचक मतलब उसकी दिशा का पता लगाने वाला, वही दिक् सूचक कहलाता है। इसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का आसानी से हम पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। याद रखिएगा, जो दिक् सूचक होता है इसकी सुई की दिशा कहाँ होती है? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला घटक प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। क्या? प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना क्या होता है? आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से क्या कर सकते हैं? उसका पता लगा सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन कैसी होगी? मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, इनके बारे में बताया गया है। पक्की सड़कें कैसी होती हैं, कच्ची सड़कें क्या होती हैं। अब जैसे जलाशय हैं, पुल हैं, तालाब हैं, इनको कैसे रंग से दर्शाया जाता है ये दिखाया गया है। मैदान है, मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। पर्वत, पठार हैं, पीले, भूरे रंग के दर्शाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऋण चिन्ह कहते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ ऋण प्रतीक जो अभी चित्र में दिखाए थे वही हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए। भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीला पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रेखा चित्र देखते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे क्या कहते हैं? रेखा मानचित्र कहते हैं। खाका किसे कहते हैं? अब देखिए, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही हमारा फ़ायदा है कि हमारा इसमें क्या होता है? बेसिक कंप्लीट होता है, बेसिक बिल्डअप होता है। इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपने क्वेश्चन को हल करते चलिए। साथ साथ में अपने बुलेटिन पॉइंट में अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए जो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आगे देखते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिस मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? खाका कहा जा सकता है। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग इनको बताइएगा। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? प्रधान दिक् बिंदु कौन से होते हैं? मानचित्र के पैमाने से क्या समझते हैं? अभी तो ये पढ़े हैं हम लोग, ये तो आप बता ही सकते हैं। और ग्लोब को तो हम पिछली क्लास में भी पढ़े हैं।
ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं? मानचित्र और खाके के बीच क्या अंतर होता है? कौन सा मानचित्र हमें जानकारी ज़्यादा देता है? प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? आप लोग इनको सोल्व करते चलिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक मानचित्र क्या कहलाते हैं? आप देखिए, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को दिखाने में। दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना किसके लिए आवश्यक है? मानचित्रों के लिए। यह वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन की संभावनाएं कहाँ पर है? पृथ्वी पर, जहाँ हम रहते हैं। मानव जहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा हमें कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर मिलते हैं। ये सारे आवश्यक तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित होती है। जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार की जीवन पाया जाता है। देखते हैं बॉक्स में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है कि ग्रीक भाषा में लिथास का क्या अर्थ होता है? लिथास का अर्थ होता है पत्थर। एटमास का अर्थ होता है वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। भूमंडल के बारे में देखते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको हम भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। कितने महाद्वीप हैं जल्दी से बताइए। एवं बड़े जलाशयों को क्या कहते हैं? महासागर के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मानते हैं। क्या होता है? समुद्री जल जो होता है सभी जगह पर एक समान होता है और हम समुद्र के तल से ही स्थल की ऊंचाई को मापते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है। 8,848.46 हो गई है। आप लोग इसको देखते चलेगा, अपडेट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर या 11 किलोमीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? कभी सोचा है आपने? महाद्वीप पढ़ते हैं। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं देखते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप से। पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो एशिया महाद्वीप है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। जो यूराल पर्वत है यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप और एशिया को कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का पता लगाइए, बच्चों से कहा जा रहा है। दूसरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। देखिए, विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर, देखिए बताया था ना, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर इससे गुजरती हैं। ये सवाल कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अब पूछ ले, सबसे बड़ा विश्व का गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखकर आप इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कहाँ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये मानचित्र को देखकर पता लगाइए, बच्चों को बताया जा रहा है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक संक्रय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये बॉक्स में थोड़ी जानकारी दी गई थी, इसको पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अब देखिए इसमें कितने सवाल बन रहे हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति एडमंड हिलेरी। भारत की तरफ से चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है। और जापान की जुंको तेबई विश्व की पहली महिला थी। अब पूछ लेगा विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, जुंको तेबई कहाँ से थी? जापान से, जिसे 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। लेकिन भारत की कौन थी? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये इसके बारे में सामान्य जानकारी थी, इसको देखिए। अब आगे देखते हैं। ये महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? उत्तर अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ये स्थिति देखिए, ये उत्तर अमेरिका है और नीचे दक्षिण अमेरिका है। दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? स्थल संधि के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि क्या होती है ये देख लीजिए। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होती है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये क्या है? स्थल संधि है, जो दो बड़े बड़े स्थल को एक साथ जोड़ रही है। अब जल संधि के बारे में देख लीजिए। जैसे हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि है। कौन सी जल संधि, इसका नाम बताइए जल्दी से। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका इससे अलग होता है। जल संधि देखिए, पानी का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र एवं महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। वो क्या कहलाती है? जल संधि। दक्षिण अमेरिका के बारे में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। इधर इसके कौन सा महासागर है? इसके पूर्व में और पश्चिम में। ये मैप में देख करके आप बताइए जल्दी से। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, लेकिन नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ पर क्या है? सामान्य मानव निवास नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ इतनी पाई जाती है कि जीवन के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ ही नहीं है इसमें। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के साथ शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र हैं जिनका नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और एक और है, उसका नाम है भारती। 3 शोध हैं भारत के। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। नाम याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं जलमंडल। हमारी पृथ्वी पर लगभग कितना भाग जल का पाया जाता है? 71%। लेकिन क्या है? 97.5% तो महासागरों में पाया जाता है जो लवणीय जल है, जिसका हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और दूसरा क्या? 2.5% ऐसा जल है जो हमारा अलवण जल है, जो हमारे लिए इस्तेमाल किए जाने योग्य है। अब इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पानी पर्याप्त मात्रा में है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप स्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वे इतना अधिक खारा होता है
कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग ही अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। ये देख लीजिए, सारे महाद्वीपों की सही जानकारी दी गई है। एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप ये यूरोप महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका लगभग दक्षिणी गोलार्ध में है। अफ्रीका यूरोप के नीचे है। इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और नीचे यहाँ पर है अंटार्कटिका। ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। महासागर के बारे में देखते हैं। महासागर क्या है? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। एकमात्र हिंद महासागर ऐसा है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। तो किस देश के नाम पर रखा गया? हमारे प्यारे भारत के नाम पर ही रखा गया है। अब प्रशांत महासागर को देखते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। पूछा जाता है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। गहराई कितनी इसकी? 11,022 मीटर। एनसीईआरटी का ये डाटा है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र को देखकर इसकी स्थिति का पता लगाइए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति क्या है? अटलांटिक महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त है और ये एस अक्षर के आकार का बना हुआ है। आइए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर जो अटलांटिक महासागर है, इसकी क्या है? पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा इसके पूर्वी किनारे पर जो इसका पूर्वी किनारा है, इस पर कौन से हैं? यूरोप और अफ्रीका। यूरोप ऊपर है और अफ्रीका थोड़ा नीचे है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, मतलब कटी-फटी है। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये भी कई बार परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुवव्रत में स्थित है। जो नीचे की साइड में है ना, ये आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुवव्रत में स्थित है। आर्कटिक महासागर ऊपर की तरफ है। ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। कौन? आर्कटिक महासागर। अब वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं ये दिया गया है डायग्राम में, देख लेते हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत, दूसरी समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसमी घटनाएं सारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज को उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थिति समताप मंडल में ही पाई जाती है। हमारे वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। कौन सी 5 परतें हैं? पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए 5 परतों में पहली है क्षोभ मंडल,
दूसरी समतापमंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी आयनमंडल और पांचवी बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। लगभग 99% दो ही गैसें पाई जाती हैं। कौन सी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। दोनों का योग कितना है? 99%। ये कई बार एग्जाम पूछा गया PCS वगैरह की परीक्षाओं में। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी आवश्यकता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तब पृथ्वी पर क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तेजी के साथ ये क्या होता है? वायुमंडल का घनत्व घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है ना? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा? इसके घनत्व में कमी आएगी और ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होगी तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें दाब कैसा महसूस होता है? कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु कैसे बहती है? वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल देखते हैं। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जीवमंडल से। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या होता है? पृथ्वी के ये तीनों मंडल आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े होकर ही ये क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। क्या होता है? जैसे दूषित पदार्थ होते हैं जो जल में प्रवाहित होंगे तो उनका क्या होगा? जल प्रदूषित होगा और मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। ये जल एक दूसरे के जीवों को नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में क्या होती है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता से ज़्यादा अपने संसाधनों को यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और उनको संकटों का सामना करना पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे, समझ आया तो उसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।